हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज की हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स। आप लोग इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2024 का पूरा क्वेश्चन पेपर जो रिसेंटली आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा रियल वाला पेपर है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम सभी को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हम सीडीपी के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 बाय 1 सारी क्लासेस में एक एक सब्जेक्ट का हम करते रहेंगे। तो क्लास एंड होने के बाद आप लोग मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। और हर क्लास की तरह हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। वैसे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, जिसमें हम 54 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन आज की क्लास आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि रिसेंटली जो आपका पेपर हुआ था हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो कि ऑफिशियल है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आपको टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी की जितनी भी क्लासेस हमारी हो रही हैं सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप लोग एक बार चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि यह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। तो यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो देखिए ये क्या प्रदर्शित करता है आपको बताना है। ये जेंडर संबंधता है यानी कि जेंडर कॉन्स्टेंसी है, या जेंडर इक्वालिटी है यानी कि जेंडर समानता, या ये जेंडर इक्विटी है, या फिर ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि मैं भाला फेंकने में हिस्सा लूँगा और जो मेरी बहन है वो रस्सी कूदने में हिस्सा लेगी क्योंकि लड़कियाँ भाला नहीं फेंक सकती हैं। इसका मतलब है वो क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रहा है। वो ये डिवाइड कर दे रहा है कि लड़के ये काम कर सकते हैं और लड़कियाँ ये काम कर सकती हैं। तो सीधा सीधा ये हमारा जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को दर्शाता है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, जब हम लड़के और लड़कियों में भेदभाव करते हैं, किसी एक लिंग की तरफ हम झुक जाते हैं। जैसे वो पुरानी रूढ़िवादी धारणाएं होती थी ना कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, जो भारी भरकम काम है वो लड़के करेंगे, लड़कियां बहुत सेंसिटिव होती हैं, नाजुक होती हैं, वो सिर्फ घर में रहेंगी, उनका काम रोने का है, लड़के रोते नहीं हैं। तो इस तरह की जो धारणाएं हैं ये रूढ़िवादी धारणाएं हैं। ठीक है, अब तो खैर समाज इन चीज़ों से बहुत आगे बढ़ चुका है, जो कि सही है बिल्कुल। लेकिन ये पहले तो ये चीज़ें बहुत चलती थी और इस सेंटेंस में हमको यही चीज़ शो हो रही है। तो वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का जेंडर स्टीरियोटाइपिंग शो कर रहा है यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता दर्शा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, वाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग डैश कन्वर्जेंट थिंकिंग डैश, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और कन्वर्जेंट थिंकिंग ये क्या है आपको बताना है। तो देखिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम कहते हैं अपसारी चिंतन और कन्वर्जेंट थिंकिंग को कहते हैं अभिसारी चिंतन। और जो हमने कल एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया था उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो मैंने आपको समझाया भी था कि अपसारी चिंतन क्या होता है और अभिसारी चिंतन क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अपसारी और अभिसारी चिंतन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि हम हर क्लास में जब भी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हम डिटेल में समझते ही हैं। तो अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब हमारे सामने एक क्वेश्चन होता है और उसके अनेक आंसर्स हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे अपसारी चिंतन वाले क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बच्चों से पूछें कि बच्चों हमारे देश की जो राजधानी है उसकी विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, विशेषता सिर्फ एक नहीं हो सकती ना, अनेक विशेषताएं होंगी और बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो भी विशेषता उसको आती होगी वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ये बता सकता है कि हमारे देश की जो राजधानी न्यू दिल्ली है वहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये धार्मिक स्थल हैं। जैसे आपको पता ही होगा अक्षरधाम मंदिर हमारा दिल्ली में है, रेड फोर्ट है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, विशेषताएं अनेक होती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी विशेषताएं बता दे, कुछ ना कुछ छूट ही जाएंगी, है ना। तो अनेक विशेषताएं होती हैं। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर एक से अधिक होगा, जिसमें बच्चे को अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में उसे सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, और अगर आप क्लासरूम में सभी बच्चों से ये क्वेश्चन करें तो ऐसा नहीं है कि हर बच्चा एक जैसी विशेषता बताएगा, नहीं,
हर बच्चा आपको अलग अलग विशेषता बताएगा, क्योंकि हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग दिमाग लगाएगा, सोचेगा कि वहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे अपसारी चिंतन वाले प्रश्न हो गए। वही अभिसारी चिंतन की अगर हम बात करें तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, इसमें ना, इसमें एक क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर होता है। जैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो आपके अभिसारी चिंतन के अंदर आते हैं। जैसे आप सिंपल बच्चे से क्वेश्चन करो कि हमारे देश की राजधानी क्या है, तो वो सिंपली बता देगा कि हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली है। अब आप क्लासरूम में किसी भी बच्चे से पूछो, हर कोई आपको देश की राजधानी वही बताएगा, वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो है तो है, एज इट इज़ वही है, और वो पूरे दुनिया के लिए वही है। ठीक है, इंडिया की राजधानी पूरी दुनिया के लिए एक जैसी है, मतलब उस क्वेश्चन का सिर्फ एक आंसर है। ठीक हो गया, तो ये क्वेश्चन हमारे होते हैं फ्रेंड्स अभिसारी चिंतन वाले। अब आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि अपसारी चिंतन डैश जबकि अभिसारी चिंतन डैश। अब आप अपना आंसर इजीली कर सकते हैं। पहला है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन में कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और ये एक ही समाधान पर स्थित है। दूसरा है एक सही समाधान पर स्थिर है और कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। फिर है गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है और मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है। फिर है मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है और गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जो अभिसारी चिंतन है वो कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है और जो अभिसारी चिंतन है वो एक सही समाधान पर स्थित है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ना स्क्रीन पर आपको थोड़ा छोटा दिख सकता है, क्योंकि ये ऑफिशियल जो क्वेश्चन पेपर है ये ऐसा ही आया था पिछली बार। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। नोट आपसे पूछा है। ठीक है, पहला है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करें। दूसरा है समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं। ठीक है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसी एजुकेशन होती है जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है और हर बच्चे की रुचि, उसका इंटरेस्ट, उसकी नीड, इन सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही नहीं है, हमको नॉट वाला ढूंढना है। थर्ड है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। जी हाँ, ये सहयोग को बढ़ावा देती है। ये कहती है कि क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते हैं, मतलब जैसे बच्चों को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर दो और ग्रुप में बच्चे स्टडी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ये भी ठीक है। नेक्स्ट है, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो गया, समावेशी शिक्षा ऐसा नहीं कहती है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन, यानी कि बच्चे का मूल्यांकन आप मानक के तरीके से करेंगे, मानक निर्धारित कर देंगे। जैसे ग्रेड दिए जाते हैं ना बच्चों को, A ग्रेड देना, B ग्रेड देना, इस तरीके से आप किसी को C देंगे, किसी को D देंगे। अब जिसको A दिया है वो तो खुश हो जाएगा और जिस बच्चे को D ग्रेड दिया है उसका क्या होगा, उस बेचारे को अच्छा नहीं लगेगा, उसका तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो ये बोलेगा देखो मुझे तो A ग्रेड मिला है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, इस तरह की बात है। और बच्चों के मन में क्या होता है, हीन भावनाएं भी पैदा होने लगती हैं। और निश्चित पाठ्यक्रम मतलब आपने पाठ्यक्रम फिक्स कर दिया है, उससे अगर आप बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाएंगे, तो ये बातें समावेशी शिक्षा नहीं कहती है। समावेशी शिक्षा कहती है जो मूल्यांकन होता है वो कैसा होना चाहिए, सतत और व्यापक होना चाहिए। CCE यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसकी बात करती है समावेशी शिक्षा, ना कि मानक मूल्यांकन की। और ये निश्चित पाठ्यचर्या लिखा है, तो समावेशी शिक्षा कहती है सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है, हर बच्चे की रुचि को ध्यान में रखना है और सिर्फ उतना ही नहीं पढ़ाना है जितना आपका सिलेबस में है। बच्चों को अदर एक्टिविटीज़ भी करानी है, लाइक बच्चों को आप स्पोर्ट्स करवाइए, बच्चों में कोई जैसे डिबेट है या ड्राइंग कंपटीशन है, इस तरीके की छोटी मोटी एक्टिविटीज़ आप बच्चों को करवाते रहिए, ऐसा कहती है समावेशी शिक्षा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी बात समावेशी शिक्षा नहीं करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अजर्सन और रीजनिंग वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए हिंदी में जो दिया हम उसको देख लेते हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो अभिकथन आपसे पूछा है
कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है बताइए? डेफिनेटली होता है। जैसे आप बच्चों से कोई क्वेश्चन करते हैं, अगर बच्चे उससे रिलेटेड कोई चीज़ें पहले से जानते हैं तो अपना आंसर ढूंढने के लिए वो उस चीज़ को वहाँ पर कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और इसका रीज़न है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। जी हाँ, और ये चीज़ हम कहते भी हैं कि हम सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए पढ़ाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि ईवीएस में अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, लाइक जैसे आप ईवीएस में प्लांट का कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद जब आप बच्चों को साइंस पढ़ाओगे ना, तो इस क्लास को यहाँ साइंस के साथ कनेक्ट करते हुए पढ़ाइए। इस तरीके से यही होती है इंटीग्रेटेड टीचिंग, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके पढ़ाना। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे भी इसी तरीके से जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसको कनेक्ट करते हुए सीखते हैं। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो हम कहेंगे अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर जो है सही व्याख्या कर रहा है। और ये हमको ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका अभिकथन और तर्क वाला है। तर्क या कारण कुछ भी लिख के आ जाता है। अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से अनुभव किया जाता है। बताइए ये होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली ये तो होता है, क्योंकि हर बच्चे का जन्म अलग अलग परिवार में होता है। हर बच्चे का समाज अलग अलग हो जाता है, उसकी संस्कृति अलग अलग हो जाती है। हर बच्चे के अंदर जो चीज़ें, जो संस्कार आप देखते हैं ना, वो संस्कार फैमिली से ही बच्चों को मिले हुए होते हैं। फॉर सपोज करिए आप, एक बच्चे का जन्म ऐसी फैमिली में हो रहा है जहाँ पर बड़ों के रिस्पेक्ट करते हैं लोग, तो वहाँ पर बच्चा सीख जाता है कि हाँ, हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वहीं अगर किसी एक बच्चे का जन्म ऐसी फैमिली में हो रहा है जहाँ पर उसको ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं कि मोरल वैल्यूज़ क्या होती हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों को नमस्ते करना चाहिए, ये चीज़ें उसको नहीं सिखाई जाती हैं, तो बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट वाले गुण आते ही नहीं हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया जाता है, ठीक है। एक बच्चा है जिसे आप बचपन में बहुत सारी जगह घुमाने ले जा रहे हैं, तो वो अलग तरीके का एक्सपीरियंस गेन करेगा। एक बच्चा ऐसा है जो बचपन में कहीं जा ही नहीं पाता, बस अपने रूम पे लॉक हो जाता है, तो उस बच्चे के एक्सपीरियंस अगर आप उससे पूछोगे तो वो अलग तरीके के मिलेंगे, ठीक है। तो अभिकथन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। कारण देखते हैं। कारण कह रहा है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। जी नहीं, सार्वभौमिक है मतलब सभी का एक जैसा है, कह रहा है ये। और अभी हमने ये अभिकथन में देखा कि सभी का विकास एक जैसा नहीं होता है। जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है बच्चे का विकास उसी तरीके का होता है, ठीक है। तो कारण यहाँ पर गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, वो होगा जिसमें लिखा हो अभिकथन ए सही है लेकिन कारण आर इसका गलत है। पहले ऑप्शन में दिया है ए और आर दोनों सही हैं। जी नहीं, ये भी है ए और आर दोनों सही हैं, नहीं है। ये कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। एब्सोल्युटली राइट, थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। सार्वभौमिक होता है फ्रेंड्स सभी के लिए एक जैसा, यूनिवर्सल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। क्वेश्चन इतने बड़े हैं ना फ्रेंड्स, ये स्क्रीन पर आपको छोटे छोटे से दिखेंगे, बट मैनेज करिएगा क्योंकि पेपर ही ऐसा बना है। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? पहला है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा है सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। तीसरा है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। और चौथा है असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी आरोपण। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण, यानी कि इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर एज वेल एज सक्सेस, ठीक है। यानी कि अगर किसी चीज़ में आप सक्सेस होते हैं तब भी आप इनर मोटिवेशन होता है आपके अंदर, और अगर आप फेल होते हैं तब भी आपके अंदर इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि इस बार मैं फेल हो गया या फेल हो गई लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर पास होऊंगा। इस तरीके की धारणाएं होनी चाहिए इंटरनली यानी कि आंतरिक, ठीक है। आंतरिक अभिप्रेरणा जिसको हम कहते हैं, जब हम किसी काम को करने के लिए अंदर से अपने मन से अभिप्रेरित होते हैं, वो होता है आंतरिक अभिप्रेरण। लेकिन बाहरी अभिप्रेरण वो होता है जिसमें क्या होता है कि हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उससे कोई ना कोई लाभ यानी कि लालच से रिलेटेड हम काम करते हैं, वो हमारा बाह्य अभिप्रेरणा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे
आंतरिक अभिप्रेरण का एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है कि मुझे जो चीज़ें आती हैं मैं किसी और को भी वो चीज़ें समझा पा रही हूँ, ठीक है। तो मेरी रुचि है उस काम को करना, आप लोगों को पढ़ाना। इसमें कोई मेरा लालच नहीं है कि कोई आकर के मुझे रिवॉर्ड दे जाएगा या फिर मुझे कुछ और मिल जाएगा, नहीं। यही होता है हमारा आंतरिक आरोपण। अब बाहरी आरोपण मतलब जैसे एक बच्चा है, जैसे वो ग्रेजुएशन कर रहा है और उसका फाइनल ईयर है, तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि बेटा इस बार तू 90% ले आ, मैं तुझे मोबाइल दिलाऊंगी। मम्मी ने ऐसा बोल दिया तो बच्चा पढ़ाई में एकदम जुट जाता है। वो इसलिए नहीं जुटता है कि उसको पढ़ना चाहिए, वो अंदर से मोटिवेटेड है, नहीं, वो इनर मोटिवेटेड नहीं है। वो इसलिए पढ़ाई करने लग जाता है क्योंकि मम्मी ने बोला है अगर मेरे 90% मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे मोबाइल दिया जाएगा, तो मोबाइल के लालच में वो पढ़ाई करता है। ये होता है बाहरी रूप से अभिप्रेरित होना, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असफलता और सफलता दोनों के लिए इनर मोटिवेशन यानी कि आंतरिक आरोपण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है ना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ये प्रगतिशील शिक्षा आपकी सेम समावेशी शिक्षा जैसी होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन जैसी होती है, जहाँ पर बच्चे एक्टिव होकर पढ़ते हैं और सभी बच्चों को एक साथ मिलाकर पढ़ाया जाता है। किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हर बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, उसकी एज के अकॉर्डिंग, मतलब सारी चीज़ें ध्यान में रख के बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर बच्चे का मन किसी चीज़ को पढ़ने में नहीं है तो उस दिन हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, ये भी किया जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा है प्रगतिशील शिक्षा का एक सिद्धांत क्या है? पहला है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण। बिल्कुल भी नहीं। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, समावेशी शिक्षा में जो आपका परीक्षण होता है वो कैसा होता है? CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन की हम बात करते हैं, ना कि मानकीकृत की, ठीक है। नेक्स्ट है छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होना चाहिए, निष्क्रिय नहीं। निष्क्रिय मतलब होता है पैसिव, जब बच्चा सीखने के लिए निष्क्रिय है, यानी कि उसका मन ही नहीं है सीखने में। जैसे उसका कभी कभी होता है ना, बच्चों की रुचि नहीं होती है पढ़ने में, बट टीचर अगर ज़बरदस्ती पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे ज़बरदस्ती बैठे होते हैं, उन्हें नींद आ रही होती है, उन्हें समझ ही नहीं आता टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। ये होता है निष्क्रिय होकर पढ़ना। तो ये बात यहाँ पर नहीं की जाती है प्रगतिशील शिक्षा में। हम कहते हैं कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखेगा, ना कि निष्क्रिय रूप से। नेक्स्ट है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और चौथा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन 4 इसका होगा। क्यों नहीं? ऑप्शन 4 नहीं होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन 3 होगा। ये कह रहा है पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। नहीं, सभी को मतलब आप एक जैसे ही पढ़ाएंगे ऐसा भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, मैंने आपको बोला हर बच्चे को उसकी रुचि के अकॉर्डिंग समझाएंगे और जिस बच्चे को जैसे समझ में आता है आप उस मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि टीचिंग मेथड्स तो बहुत सारी होती हैं, डेमो मेथड होती है, एनालिसिस मेथड होती है, ट्रांसलेशन मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, इनडायरेक्ट मेथड होती है। तो जिस बच्चे को जिस मेथड से पढ़ करके समझ में आता है आप बच्चों को उस मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 3 कह रहा है सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। मतलब आप बच्चों को सिर्फ ऐसी चीज़ें सिखाएं जो कि बच्चों के लिए यूज़फुल हों। ऐसे फालतू की बिना बेमतलब की चीज़ें बच्चों को नहीं सिखानी है। मतलब ऐसी चीज़ें आप बच्चों को मत सिखाओ जो उसके लाइफ में कभी काम ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए सीखना हमारा प्रामाणिक कार्यों पर रिलेटेड होना चाहिए। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यानी कि लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। ऐसे टास्क होने चाहिए जो कि ऑथेंटिक हों, बिल्कुल सही हों, प्रामाणिक हों और उसकी लाइफ में वो यूज़फुल हों। तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन द विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। अब जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूसली सीरीज़ को मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं ना इस चैनल पे, उन्होंने आंसर बता दिया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होते रहते हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है जब भी तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की बात आए, यानी कि रीजनिंग, थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी आप किसी चीज़ को लेकर लॉजिक लगाते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है और आप उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो आप किस चीज़ का यूज़ करते हैं? क्या आप समाज का यूज़ करते हैं? क्या आप अपने संज्ञान का यूज़ करते हैं? क्या आप अपने नैतिक मूल्यों का यूज़ करते हैं या गतिक मूल्यों का यूज़ करते हैं? बताइए।
तो सीधी सी बात है, ये सारी चीज़ें हम अपने दिमाग से करते हैं, है ना। जब हमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, उसका सॉल्यूशन हमने ढूंढना होता है, तो हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं। हम सोचते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है, ये प्रॉब्लम ऐसे ऐसे है, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, समस्या समाधान कर रहे हैं या लॉजिक लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के पीछे, तो वो हम अपने दिमाग से करते हैं। अब दिमाग तो आपको ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अब बताइए आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है ना, ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है ये हमारे दिमाग से कनेक्टेड होता है, ये हमारे ब्रेन से संबंधित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर दिमाग से होने वाली सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस क्वेश्चन में? ओके, नहीं है, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर आ भी रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। लेकिन जिन्हें नहीं आ रहे हैं या फिर जिन्हें आ भी रहे हैं, तो उनको मैं डिटेल में समझा दे रही हूँ, उसका रीज़न आपको पता चल जा रहा है, ताकि आप लाइफ में कभी ना भूलें, और कभी अगर आप चाहें तो किसी को पढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की प्रपोजेस दैट डैश इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है थ्योरी की क्लासेस में भी, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमारे चल रहे हैं उसमें कई बार ही आपसे पूछा जा चुका है कि लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। स्वनियमन मतलब होता है सेल्फ रेगुलेशन, बच्चे खुद को दिशा देते हैं, खुद को डायरेक्शन देते हैं। तो बताइए, असंतुलन है, अनुकूलन है, निजी वाक है या संगठन है? यानी कि डिसइक्विलिब्रियम है, एडेप्टेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या इनर स्पीच है? इस क्वेश्चन को ना आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो। कैसे? देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको ऐसे दिए हैं जिनकी बात जीन पियाजे करते हैं, और बचा हुआ एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। तो हो गया ना आसान, पर आपको पता होना चाहिए अब कि पियाजे किसकी बात करते हैं। तो देखिए, ये जो आपका डिसइक्विलिब्रियम है, एडेप्टेशन है और ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों की बात करते हैं जीन पियाजे। नोट कर लीजिए, इनकी बात वाइगोत्स्की नहीं करते हैं। वाइगोत्स्की बात करते हैं निज वाक की, यानी कि इनर स्पीच की। वो कहते हैं ये जो इनर स्पीच होती है ना, इससे बच्चा खुद को डायरेक्शन देता है, खुद को दिशा देता है, ये बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, कहते हैं वाइगोत्स्की। अब ये प्राइवेट स्पीच यानी कि निज वाक होता क्या है? देखिए, आप में से और हम भी कई बार ये चीज़ें करते हैं, जब हम कभी पढ़ाई करते हैं तो खुद से बातचीत करते हैं। जैसे हम अकेले पढ़ रहे होते हैं, हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल सपोज करिए, तो हम क्या कहते हैं कि खुद से ही बातें करते हैं कि मेरा ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया, अब मैं कल ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी या फिर ये वाला चैप्टर पढ़ूंगा, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मुझे फटाफट पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगी उतना अच्छा मेरा स्कोर होगा। इस तरीके से हम खुद से बातचीत कर रहे होते हैं। यही होता है फ्रेंड्स इनर स्पीच, यानी कि निज वाक, जब बच्चा खुद से बातचीत कर रहा होता है। ठीक है, तो इसकी बात कौन करते हैं? लेव वाइगोत्स्की करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ और बता दूँ जो कि पियाजे से कनेक्टेड है, और ये भी आपसे कई बार पूछा हुआ है। ये जो आपकी इनर स्पीच है ना, ये देखिए पेपर मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत छोटा छोटा सा दिख रहा है एक तो, ऊपर से ये, ठीक है। ये जो इनर स्पीच है ना, इस चीज़ को जीन पियाजे कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। नोट कर लीजिए, इस इनर स्पीच को पियाजे ने नाम दिया है ईगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि अहम केंद्रित वाक हिंदी में। ठीक है, और पियाजे कहते हैं कि ये जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, यानी कि अहम केंद्रित वाक है, ये अच्छी नहीं होती है। इससे बच्चा घमंडी होने लगता है, बच्चा खुद को सब कुछ मानने लगता है। वो समझता है कि जो हूँ मैं ही हूँ, दुनिया मेरे हिसाब से चलेगी, सभी लोग मेरी तरह से सोचते हैं, इस तरीके की भावनाएं बच्चे के मन में आने लगती हैं। ये कहना है जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे इसे नेगेटिव मानते हैं, बच्चों के लिए अच्छा नहीं मानते हैं, जबकि इसी चीज़ को वाइगोत्स्की इनर स्पीच नाम देते हैं और कहते हैं ये अच्छी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम पहुँचे हैं। ये आपका अजर्सन रीज़न वाला आ गया। चलिए इसको हिंदी में देखेंगे। अभिकथन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। अच्छा हाँ, ये सही है। ये जो अभिकथन आपको एक दिया हुआ है ना,
ये सही है या नहीं है ये बताइए पहले। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें एक चरण ऐसा भी है जहाँ पर बच्चे ये समझने लगते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और इनको हम बदल सकते हैं। यानी कि कोई नियम या कानून, इससे अगर किसी का बुरा हो रहा है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये सही है। कारण है, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल, उन्होंने चरण दिए थे ना, आप जानते ही हैं, 3 लेवल दिए थे और उनकी 6 स्टेजेस दी थी और बोला था कि लेवल बाय लेवल बच्चे का विकास होता रहता है। वो कौन कौन से लेवल थे याद कीजिए। पहला था प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा था कन्वेंशनल लेवल और तीसरा था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, यानी कि पूर्व रूढ़िगत अवस्था और उत्तर रूढ़िगत अवस्था। तो ये एक क्रम से चलते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। किन्होंने? कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये पूछा है हार्वर्ड गार्डनर से, और मैं हमेशा हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि गार्डनर को आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि एक क्वेश्चन हमेशा ही इससे बनना है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं का से मेल का प्रतिनिधित्व करता है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी दी थी। उन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही 8 प्रकार की बुद्धि में से 4 प्रकार की बुद्धि यहाँ पर लिखी हुई है और इनमें से सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये जो सामने आप देख रहे हैं ये मैच, ये जो मिलान है वो सही है, बाकी 3 यहाँ पर गलत हैं। तो जो सही है वो आपको चूज़ करना है। ठीक, पहला है यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, जिसके अंदर होती है वो दूसरों को समझता है और उनसे संबंध स्थापित करने में वो कुशल होता है। तो ये यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये जो इंट्रापर्सनल स्किल होती है ना, इंटेलिजेंस, क्योंकि बुद्धि की ये बात करते हैं, ये जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है, ये बुद्धि जिसके अंदर होती है ना वो दूसरों को नहीं समझता है बल्कि वो खुद को अच्छे से समझने लगता है। ठीक है, जो खुद को अच्छे से समझता है उसके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है और जो दूसरों को अच्छे से समझता है उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल होती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ये हार्वर्ड गार्डनर ने ही कहा है। तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय यानी कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्किल ऑफ डांस और एथलेटिक एबिलिटीज़, यानी कि नृत्य और क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। तो देखिए, नृत्य और क्रीड़ा से संबंधित जो क्षमताएं होती हैं वो तार्किक गणितीय के अंदर नहीं आती हैं, बल्कि ये आती हैं आपकी काइनेस्थेटिक के अंदर। काइनेस्थेटिक यानी कि जो शारीरिक गतिक बुद्धि की ये बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि बॉडी मूवमेंट वाली चीज़ें अच्छे से इंसान कर सकता है जब उसमें काइनेस्थेटिक यानी कि शारीरिक गति बुद्धि होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि, जिसमें होगी वो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल उसमें होंगे। जी नहीं, प्राकृतिक वातावरण की सराहना के कौशल उस व्यक्ति के अंदर होते हैं फ्रेंड्स जिसमें आपका नेचर से रिलेटेड इंटेलिजेंस होती है। नेचर से रिलेटेड यानी कि जो हमारा प्रकृति है, प्रकृतिवादी बुद्धि की ये बात करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ये है, प्रकृतिवादी बुद्धि जिसके अंदर होती है वो प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल में होता है। तो ये भी यहाँ एलिमिनेट हो गया। लेकिन थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, संगीतमय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर होती है ना वो प्रदर्शन या रचना करने के कौशल उसमें अच्छे होते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल उसके अंदर अच्छी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी संगीतज्ञ आप ले लीजिए, कोई भी म्यूजिशियन जो म्यूज़िक में अच्छा होता है, जैसे हम बात कर लेते हैं अरिजीत सिंह की, तो किस तरीके से उसने गाने को बोलना है, कहाँ पर कौन सी टोन यूज़ करनी है, कहाँ पर उसने कैसा परफॉर्मेंस करना है, ये सारी चीज़ें उसको पता होती हैं। तो ये होता है संगीतमय बुद्धि का लक्षण। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी कि निम्न में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है। नॉट पूछा है, नहीं है। ठीक है, हमेशा आंसर देने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करना होगा, तभी हम सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो कौन सा लर्निंग के बारे में सही नहीं है बताइए। पहला ऑप्शन है अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है, यानी कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज। बिल्कुल सही बात है, जो भी चीज़ हम बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं वो उसके पुराने ज्ञान से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर बच्चे को नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं
तो आप बच्चों को जो नाउन का एग्जाम्पल देंगे ना, किसी व्यक्ति का नाम देंगे, किसी प्लेस का नाम बताएंगे, किसी थिंग का नाम बताएंगे, तो वो सारी चीज़ें बच्चों को पहले से पता होती हैं कि ये चीज़ें हैं। बस जब आपने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया तो उसे समझ में आया कि अच्छा नाउन इन्हीं चीज़ों को कहते हैं, तो वो चीज़ें क्या हैं, उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट है अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम्स से पुनर्गठन से है, यानी कि लर्निंग इम्प्लाइज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हमारे स्कीमा में यानी कि हमारे दिमाग में हर चीज़ का क्या बना होता है, एक ओवरव्यू बना होता है, एक मैप बना होता है जिसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो ये सही है। थर्ड है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, यानी कि लर्निंग इज़ फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये इसका आंसर है क्योंकि ये नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका आंसर नहीं होगा। अधिगम जो है सामाजिक क्रिया द्वारा संसाधित होती है, ठीक है, समाज से जुड़ी हुई होती है। आप स्कूल में जो भी चीज़ पढ़ते हैं क्या वो समाज में काम नहीं आती है? आती है ना। स्कूल के अंदर जो हम आचरण सीखते हैं वो आचरण हम समाज में फॉलो करते हैं, वहाँ पर उसको लागू करते हैं। तो जो हमारा अधिगम होता है वो समाज से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, ठीक हो गया। तो थर्ड भी यहाँ पर सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कह रहा है कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस, यानी कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है। यही यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि जो अधिगम होता है ना वो प्रक्रिया है, वो एक प्रोसेस है, ना कि प्रोडक्ट है। लेकिन ये कह रहा है वो प्रोडक्ट है, उत्पाद है। उत्पाद नहीं होता है। लर्निंग क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, देखिए बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा है, आप बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो 4th क्लास को पास भी कर जाए और बच्चों को 4th क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको समझ में भी आए और बाद में वो अपने डेली लाइफ में उसको यूज़ भी कर पाए, ठीक है। अब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जब है ना वो एक प्रोसेस होती है, और जब बच्चा 4th क्लास पास करके 5th क्लास में जाएगा वो हो गया उत्पाद, वो हमको प्रोडक्ट मिल गया कि बच्चा 4th क्लास पास कर गया, वो हो गया प्रोडक्ट। यानी कि लर्निंग की जो प्रोसेस है, जब आपने उसको पढ़ाया, अधिगम कराया, तब जाकर उसको क्या मिला, एक प्रोडक्ट मिला, उत्पाद मिला कि बच्चा 5th क्लास में चला गया, बच्चा पास हो गया। तो लर्निंग क्या हुई, लर्निंग हमारी प्रोसेस हुई, ना कि प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है। ये यहाँ पर सही नहीं है और क्वेश्चन में नहीं पूछा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। यानी कि एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना है, तो उस चीज़ को कौन सा बढ़ावा देगा ये पूछा है। पहला है अपसारी चिंतन, दूसरा है कार्यात्मक स्थिरता, तीसरा है निष्क्रिय अनुसरण, चौथा है प्रतिक्रिया सेट। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्स्डनेस, पैसिव इमिटेशन या रिस्पॉन्स सेट। तो अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर पढ़ाया था अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है और एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। यानी कि एक प्रॉब्लम को बच्चा टुकड़ों में तोड़ करके समझ सकता है, एनालिसिस कर सकता है। और जब भी कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है हम इसी तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। जैसे आपके सामने सबसे पहले ये प्रॉब्लम आई बीएड या डीएलएड करने के बाद कि मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपके सामने ये समस्या आई आपका पेपर हुआ और क्वालिफाई हो गया, बिना सिलेबस जाने, बिना सब्जेक्ट जाने, बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए। ऐसा नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, जब हमारे सामने सॉल्यूशन आता है, प्रॉब्लम आती है कि सीटेट क्वालिफाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीटेट का सिलेबस उठाते हैं, ऑफिशियल सिलेबस। ऐसा नहीं कि फालतू में किसी ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने कि ये सिलेबस है, या यूट्यूब में आपने देख लिया कि ये सिलेबस होता है और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते चले गए। नहीं, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, ऑफिशियल सिलेबस देखना। और किसी यूट्यूब चैनल में अगर ऑफिशियल सिलेबस आपको बताया है तो उस यूट्यूब चैनल पर भरोसा करना और वहाँ से उस सिलेबस को नोट डाउन करना, ये सबसे पहला हमारा काम होता है, जो कि हमने भी स्टार्टिंग में यही किया था और हम ऐसे ही चलते हैं। ऑफिशियल सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम पर शेयर किया था और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज हम प्रिपरेशन करते रहे, है ना। तो हमने सिलेबस ढूंढा, उसके बाद हमने देखा कि इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, फिर उन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है अंदर का उसको नोट डाउन करा, फिर सिलेबस के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी स्टार्ट करी, और उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए, और जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आया फिर हमने पेपर दिया और हमारा सीटेट क्वालिफाई हो गया। तो हमने क्या किया, हमारे सामने जो सीटेट एग्ज़ाम पास करना एक प्रॉब्लम थी, एक चुनौती थी। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टुकड़ों में तोड़ा उस प्रॉब्लम को, है ना। पहले सिलेबस देखा, फिर सब्जेक्ट देखे, फिर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए।
तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम इसी तरीके से निकालते हैं, प्रॉब्लम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। तो यही होता है हमारा अपसारी चिंतन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, जब एक क्वेश्चन के आंसर मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर बच्चा अलग अलग दिशाओं में सोचता है, अलग अलग तरीके से अपना दिमाग लगाता है, तो यही यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? डाइवर्जेंट थिंकिंग से करेंगे, ठीक है, अपसारी चिंतन से करेंगे। अब आप लोग समझ गए होंगे इस टर्म को, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कोहलबर्ग से रिलेटेड है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने के लिए किसी कार्य को करने में अपना लाभ देखते हैं? मतलब कोई भी बच्चा किसी काम को इसलिए करता है ताकि उसको उससे कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है। पहला है पहले स्तर के पहले चरण में ऐसा होता है, या पहले स्तर के दूसरे चरण में होता है, या तीसरे स्तर के तीसरे चरण में, या तीसरे स्तर के 5वें चरण में होता है। अब क्वेश्चन को आपने समझना होगा। देखिए, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, अभी मैंने आपको बताया, उसने क्या किया था, 3 लेवल बताए थे, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हर लेवल के 2-2 स्टेजेस बताई थी। इस तरीके से टोटल 3 लेवल हो गए और 6 स्टेजेस हो गई। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पहले स्तर के पहले चरण में, यानी कि ये जो हमारा प्री कन्वेंशनल पहला स्तर है, इसके पहले चरण में ऐसा कहा था, या फिर पहले स्तर के दूसरे चरण में, या फिर इसी प्री कन्वेंशनल लेवल के दूसरे क्या बोलेंगे इसको, चरण में, ठीक है, यानी कि दूसरे स्टेज में कहा था, या फिर दूसरे स्तर के तीसरे चरण में कहा था, या फिर तीसरे स्तर के 5वें चरण में कहा था। तो आपको बताना है कि किस स्तर में बच्चा सिर्फ अपना लाभ देखता है और आत्मकेंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, पहले स्तर के दूसरे चरण में। पहला स्तर आपका कौन सा है? प्री कन्वेंशनल लेवल। इसका ये जो दूसरा वाला है, यहाँ पर बच्चा जो है खुद का लाभ देखता है, खुद को अगर उससे लाभ हो रहा है तो वो काम करने लगता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स डिमांड्स, यानी कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? पहला है विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन टूवर्ड्स डाइवर्स ट्रेडिशंस। दूसरा है पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, एविडेंसिंग एंड एनकरेजिंग आइडेंटिटी बेस्ड स्टीरियोटाइप्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप वंचित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों का समावेशन करना चाहते हैं ना, तो बेस्ट क्या होगा वो बताना है। तीसरा है ठीक है, हम इनको 1 बाय 1 देखते हुए चलते हैं। पहचान आधारित रूढ़ियों को प्रमाणित और प्रोत्साहित, जी नहीं, यानी कि जो रूढ़ियाँ पहले से चली आ रही हैं, कह रहा है, उसको आप प्रोत्साहित करेंगे। जैसे लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, आप वंचित वर्ग के हो तो आपको अलग पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं करना है। फिर है सामाजिक संबद्धता के आधार पर कक्षा में अलगाव करना, यानी कि बच्चों को आप अलग थलग कर रहे हैं क्योंकि वो वंचित वर्ग से हैं, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है, समावेशी शिक्षा हमसे क्या कहती है, सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट है समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह में विभाजित करना। कभी भी बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड नहीं करना है, ये कहकर कि इस ग्रुप के बच्चे इंटेलिजेंट हैं और ये वाले बच्चे जो हैं जड़ बुद्धि के हैं, ऐसी चीज़ें कभी नहीं करनी है। सभी बच्चों को एक साथ एक समान रूप से पढ़ाना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना, यानी कि सभी बच्चों को एक साथ सेंसिटिवनेस के साथ पढ़ाना, मतलब कोई भी बच्चों में भेदभाव नहीं करना और बच्चों को अलग अलग परंपराओं के बारे में जागरूक करना। बहुत सारे ट्रेडिशंस होते हैं, आप जानते ही हैं, उन ट्रेडिशन के बारे में हर बच्चे को बताना चाहिए, ठीक है, ताकि क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं ना, वंचित वर्ग से अलग बच्चे हैं, वो भी ये समझ पाएँ कि वंचित वर्ग के बच्चे भी हम जैसे ही हैं, यानी कि सभी बच्चे हम जैसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ बच्चे अलग वर्ग के हैं तो वो अलग से पढ़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को समझाना कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं और अलग अलग ट्रेडिशंस को हम एक साथ मिला करके पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर डालनी होती हैं सेंसिटिव तरीके से, ताकि बच्चा हर वर्ग के प्रति संवेदनशील हो सके, सेंसिटिव हो सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है क्लास बहुत लॉन्ग हो चुकी है क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करवाते हुए चल रही हूँ
और मेरा मोटिव हमेशा यही रहता है कि मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आपको आंसर का रीज़न भी बताते हुए चलूँ। अगर मैं अभी आपको 30 के 30 क्वेश्चन करा दूँ तो ये क्लास मुझे लगता है 1.5-2 घंटे की हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको समझाते हुए चल रही हूँ। इसलिए इस क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। 15 क्वेश्चन मुझे इनफ लग रहे हैं आज की क्लास में। इससे आगे के जो बचे हुए 15 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने आपको डिटेल में ये सब समझाया है। आप लोग एक बार क्लास को देखिएगा, समझ में ना आए तो 2 बार पढ़िए। जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनको डिटेल में समझना है, ना कि क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। मेरा कभी ये मोटिव नहीं रहता है कि एक क्लास में मैं आपको 150 क्वेश्चन करा दूं। ऐसा वो लोग करते हैं आपके साथ जिन्हें बस आपको क्वेश्चन करवाने होते हैं, लेकिन मेरा मोटिव ये होता है कि मैं आपको क्वेश्चन चाहे कम करवाऊं लेकिन डिटेल में समझाते हुए करवाऊं, ताकि उसके आसपास से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनको भी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो आज की क्लास आई होप आपको पसंद आई होगी फ्रेंड्स, अच्छी लगी होगी। पसंद आई है, क्वेश्चन के आंसर समझ में आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मुझे भी मोटिवेट करते हैं आप लोगों को इसी तरीके से प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अब हम कल। इसी के आगे के नेक्स्ट 15 क्वेश्चन को हम कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।